नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछले क्लासों को देख ले और इसके बाद इस क्लास को देखिए। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि गलगंड रोग के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें असत्य कथन की यहाँ पे पहचान करनी है। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है। बी ऑप्शन दे रखा है, यह रोग भोजन में आयोडीन की अधिकता के कारण होता है। सी ऑप्शन दे रखा है, प्रायः प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में यह रोग अधिक होता है। और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं पहले भी आपको बता चुका कि यदि आपको नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको नेगेटिव आंसर टिक करना है, और यदि आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको पॉजिटिव आंसर टिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया है कि थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है। ये तो सही बात है, क्योंकि ये सही बात है। थायराइड ग्रंथि होती है, वह बड़ी होकर फूल जाती है, तो यहाँ पे ये तो सही बात बोली गई है। और हमें तो नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है कि यह रोग भोजन में आयोडीन की अधिकता के कारण होता है। देखो, गलगंड रोग आयोडीन की अधिकता के कारण थोड़ी होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है अधिकता, लिखा हुआ है तो अधिकता लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हमें नेगेटिव कथन कौन सा दे रखा है वो हमें टिक करना था। तो नेगेटिव कौन सा दे रखा है? बी ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है जहां रोग भोजन में आयोडीन की अधिकता के कारण होता है, जबकि गलगंड रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, ना कि अधिकता के कारण। आयोडीन रोग ये गलगंड रोग किसके कारण होता है? तो गलगंड आयोडीन की कमी के कारण होता है, न कि इसकी अधिकता के कारण। तो यहाँ पे अधिकता दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत हो गया, और गलत ही हमें पूछा गया था, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है कि जहां प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में यह रोग अधिक होता है। सही बात है, यह गलगंड रोग पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है, और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है, तो यहाँ पे ये भी सही कथन दिया गया है। और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी दे रखा है, तो उपयुक्त सभी तो वैसे भी गलत हो गया। और यहाँ पे कथन कौन सा गलत कथन है? तो बी ऑप्शन गलत कथन है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। और गलगंड रोग से निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गलगंड रोग के निवारण के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। ये यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गलगंड रोग के निवारण का उपाय कौन सा है, तो आयोडीन युक्त नमक का खाने से गलगंड रोग दूर हो सकता है। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 77 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? निम्न में से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है नेत्रोत्संधि गलगंड, बी ऑप्शन दे रखा है प्लूमर के रोग, सी ऑप्शन दे रखा है ग्रेव्स के रोग, और डी ऑप्शन दे रखा है हाशीमोटो का रोग। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्न में से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि हाशीमोटो के रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेत्रोत्संधि गलगंड ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, प्लूमर के रोग ये भी गलत हो जाएगा, ग्रेव्स के रोग ये भी गलत हो जाएगा, हाशीमोटो का रोग ये इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाशीमोटो का रोग एक ऑटो इम्यून रोग होता है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र थायराइड को नष्ट करता है, और इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हमें यही पूछा गया था कि थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो हाशीमोटो के रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट हम 78 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 78 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित नहीं होता है? देखो, हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्रावित नहीं होता है पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से, ये हमें बताना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ASTH, बी ऑप्शन दे रखा है TSH, सी ऑप्शन दे रखा है ADH, और डी ऑप्शन दे रखा है FSH। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित नहीं होता? कौन सा भाग है जो कौन सा पीयूष ग्रंथि के कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित नहीं होता? कौन सा नहीं होता? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें ASTH दे रखा है। ASTH ये तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होता है। TSH ये भी अग्र भाग से स्रावित होता है। ADH, देखो यहाँ पे हमें ADH दे रखा है। ADH तो पश्च भाग से स्रावित होता है, ना कि अग्र भाग से।
एडीएच किससे स्रावित होता है? तो एडीएच पश्च भाग से स्रावित होता है, ना कि अग्र भाग से। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया था और कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका एडीएच राइट ऑप्शन है। और एफ एस एच यहाँ किससे? ये भी अग्र भाग से स्रावित होता है। देखो एसटीएच ये भी अग्रभाग से स्रावित होता है, टीएसएच ये भी अग्रभाग से स्रावित होता है और एफएसएच ये भी अग्रभाग से स्रावित होता है। यदि हमें पूछा होता कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है, यदि पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा होता तब तो ए बी और डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि हम जानते हैं कि एसटीएच टीएसएच और एफएसएच ये अग्रभाग से स्रावित होते हैं और एडीएच एडीएच पश्च भाग से स्रावित होता है। और यहाँ पे हमें पूछा गया कि कौन सा अग्रभाग से स्रावित नहीं होता है, तो कौन सा स्रावित नहीं होता है? तो एडीएच नहीं होता है। तो एडीएच किससे स्रावित होता है? तो एडीएच पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, ना कि अग्रभाग से। और यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, तो कौन सा पश्च भाग से स्रावित होता है? तब भी एडीएच इसका राइट ऑप्शन होगा, एडीएच पश्च भाग से स्रावित होता है। आगे हम बात करेंगे 79 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी ग्रंथि बच्चों में वयस्क की तुलना में अधिक विकसित होती है? कौन सी ग्रंथि बच्चों में वयस्क की तुलना में अधिक विकसित होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पिनियल, बी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, सी ऑप्शन दे रखा है एडीएच और डी ऑप्शन दे रखा है थाइमस। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि कौन सी ग्रंथि बच्चों में वयस्क की तुलना में अधिक विकसित होती है? कौन सी ग्रंथि अधिक विकसित होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें पीनियल दे रखा है, बी ऑप्शन अग्नाशय दे रखा है, सी ऑप्शन एडीएच दे रखा है और डी ऑप्शन थाइमस दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थाइमस इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि थाइमस बच्चों में अधिक विकसित होता है और टी लिम्फोसाइट परिपक्व में कार्य करता है, जो वयस्कता से में सिकुड़ता रहता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? थायराइड थाइमस इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया था कि बच्चों में तो कौन सी ग्रंथि बच्चों में वयस्क की तुलना में अधिक विकसित होती है, तो बच्चों में तो विकसित होती है लेकिन वयस्क में सिकुड़ती रहती है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो थाइमस, क्योंकि थाइमस बच्चों में अधिक विकसित होता है और टी लिम्फोसाइट परिपक्व में कार्य करता है, जो वयस्कता में सिकुड़ता रहता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे हम बात करेंगे 79 हो गया, अब 80 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 80 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हार्मोन के संदर्भ में असत्य कथन है, हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। गलत कथन कौन सा दे रखा है? देखिए यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है, रासायनिक दृष्टि से अधिकतर हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। देखो रासायनिक दृष्टि से अधिकतर हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, सही बात बोली गई है, क्योंकि रासायनिक दृष्टि से अधिकतर हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ये तो सही बात बोली गई है। यहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन, अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील नहीं है। देखो बी ऑप्शन हमें दे रखा है कि अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील नहीं है, जबकि अधिकांश हार्मोन तो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा? ये गलत ऑप्शन है और हमें कौन सा गलत कथन की पहचान करनी थी, तो इसलिए राइट बी कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन हमें दे रखा है, यह प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होता है। सही बात बोली गई है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बने होते हैं, इसलिए यहाँ पे सही बात बोली गई, क्योंकि यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होता है, इसलिए राइट है। यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है, ये रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचालित होते हैं। सही बात है, यहाँ पूरे शरीर में संचालित होते हैं। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? बी ऑप्शन गलत कथन है, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील नहीं होते। यदि दे रखा होता कि अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं तो ये तो पॉजिटिव वे में हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि जल में घुलनशील नहीं होते, तो जल में घुलनशील नहीं होते, तो ये तो कथन पूरा गलत हो गया और हमें गलत कथन की पहचान करनी थी, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेगेटिव वे में पूछा हुआ, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 81 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एड्रिनल, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड, सी ऑप्शन दे रखा है पेक्रियाज और डी ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव शरीर की सबसे छोटी
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखो सबसे छोटी ग्रंथियाँ 2 होती है। ये दो देखो आकार और वजन के हिसाब से हम देखें तो पिट्यूटरी ग्रंथि भी छोटी होती है और पीनियल ग्रंथि भी छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन जिस तरीके के दे रखे हैं उन ऑप्शन को पढ़कर हम ऑप्शन टिक करेंगे। यहाँ पे दे रखा है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये ऑप्शन हमें एड्रिनल दे रखा है, बी ऑप्शन थायराइड दे रखा है, सी ऑप्शन पैंक्रियाज दे रखा है और डी ऑप्शन पिट्यूटरी दे रखा है। तो पिट्यूटरी यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए यहाँ पे पिट्यूटरी इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि पिट्यूटरी की लंबाई पिट्यूटरी का वजन कितना होता है, तो पिट्यूटरी का वजन यहाँ पे 0.5 ग्राम होता है और पीनियल का वजन 0.1 से 0.2 ग्राम का होता है। और यहाँ पे हमें बोला गया कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भी पिट्यूटरी ग्रंथि ही है, तो इसलिए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो डी ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। देखो यहाँ पे दे रखा है एड्रिनल, देखो एड्रिनल तो बड़ा होता है, थायराइड थायराइड भी बड़ा होता है और पैक्रियाज पैक्रियाज भी बड़ा होता है। पैक्रियाज को हम अग्नाशय भी कहते हैं, तो ये बड़े होते हैं। ये पिट्यूटरी की तुलना में तो एड्रिनल भी बड़ा होता है, थायराइड भी बड़ा होता है और पैक्रियाज मतलब अग्नाशय भी बड़ा होता है और पिट्यूटरी छोटा होता है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी का वजन कितना होता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए पिट्यूटरी का वजन 0.5 ग्राम होता है। पीनियल का वजन कितना होता है, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आकार और वजन की दृष्टि से पीनियल भी छोटी ग्रंथि मानी जाती है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि पीनियल का वजन 0.1 से 0.2 ग्राम होता है और पिट्यूटरी का वजन 0.5 ग्राम होता है। तो यदि आपको पीनियल दे रखा होता है तो पीनियल आपको राइट ऑप्शन करना होता है और पिट्यूटरी दे रखा है तो पिट्यूटरी आपको राइट ऑप्शन करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया उसी तरीके से आपको आंसर देना है। आगे हम बात करेंगे 82 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 82 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेरॉइड हार्मोन का आधार पदार्थ होता है। स्टेरॉइड हार्मोन का आधार पदार्थ होता है, कौन सा होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है इंसुलिन, बी ऑप्शन दे रखा है कोलेस्ट्रॉल, सी ऑप्शन दे रखा है सिक्रेटिन और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? स्टेरॉइड हार्मोन का आधार पदार्थ होता है, कौन सा आधार पदार्थ होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें इंसुलिन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें कोलेस्ट्रॉल दे रखा है, सी ऑप्शन हमें सिक्रेटिन दे रखा है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे इंसुलिन कैसा होता है, तो इंसुलिन तो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, इसलिए इंसुलिन इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हमें कोलेस्ट्रॉल दे रखा है, तो कोलेस्ट्रॉल देखो कोलेस्ट्रॉल हमें क्वेश्चन में पूछा गया स्टेरॉइड हार्मोन का आधार पदार्थ होता है, तो कोलेस्ट्रॉल ही होता है, तो कोलेस्ट्रॉल इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल इसका राइट ऑप्शन है। इंसुलिन गलत हो गया, क्योंकि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें सिक्रेटिन दे रखा है, सिक्रेटिन तो सिक्रेटिन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि सिक्रेटिन भी एक प्रोटीन आधारित हार्मोन होता है जो पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है, इसलिए यहाँ पे सिक्रेटिन भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे इंसुलिन भी गलत हो गया, सिक्रेटिन भी गलत हो गया और कोलेस्ट्रॉल इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें 83 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? देखो अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है अधिवृक्क ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? देखो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं ये पूछा होता तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होता? पीयूष ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड बात तो नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे बोला गया मास्टर ग्रंथि को, ओनली मास्टर ग्रंथि की बात की जाती तब तो हम पीयूष ग्रंथि राइट ऑप्शन कर लेते, लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च कमांडर की बात की जा रही है और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि तो गलत ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन हमें थायराइड दे रखा है, तो थायराइड भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमें हाइपोथैलेमस दे रखा है, तो और डी ऑप्शन हमें अधिवृक्क ग्रंथि दे रखा है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर होता है, इसलिए यहाँ पे सर्वोच्च कमांडर की बात की गई थी, इसलिए हाइपोथैलेमस इसका राइट ऑप्शन है।
क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्या गया था, मास्टर ग्रंथि के बारे में पूछा गया था या फिर सर्वोच्च कमांडर के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे सर्वोच्च कमांडर के बारे में पूछा गया, इसलिए हाइपोथैलेमस इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर होता है, जो पीयूष को नियंत्रित करता है, और पीयूष मास्टर ग्रंथि है, इसलिए पीयूष वाला ऑप्शन गलत ऑप्शन है, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हाइपोथैलेमस सर्वोच्च कमांडर है, इसलिए हाइपोथैलेमस राइट ऑप्शन है। तो आपको मास्टर ग्रंथि के बारे में भी ध्यान में होना चाहिए और सर्वोच्च कमांडर के बारे में भी ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च कमांडर पूछा जाता है तब हाइपोथैलेमस राइट आंसर करना है, और मास्टर ग्रंथि के बारे में पूछा जाता है तब पीयूष इसका राइट ऑप्शन करना है। आगे हम बात करेंगे 84 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, यहाँ पे हमें 84 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, पीयूष ग्रंथि के बारे में असत्य कथन है, हमें गलत कथन की पहचान करनी है कि कौन सा गलत कथन यहाँ पे हमें दे रखा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है, यह मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि है। बी ऑप्शन दे रखा है, पीयूष ग्रंथि का उद्गम भ्रूण के एक्टोडर्म द्वारा होता है। सी ऑप्शन दे रखा है, स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत छोटी होती है, और डी ऑप्शन दे रखा है, मानव में इसका व्यास लगभग 1.3 सेमी और वजन 0.5 ग्राम होता है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको यहाँ पे असत्य असत्य और हाँ नहीं के बारे में विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर लेते हैं, उनमें वो ये ध्यान नहीं कर पाते कि सत्य कथन पूछा गया है या फिर असत्य पूछा गया है, पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नेगेटिव वे में पूछा गया है। तो आपको विशेष करके ये ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा गया है या फिर नेगेटिव वे में, क्योंकि साइंस में अधिकतर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हाँ नहीं सत्य असत्य। तो यहाँ पे हमें असत्य के बारे में पूछा गया, मतलब गलत कथन कौन सा है यह हमें देखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है, पीयूष ग्रंथि के बारे में, यहाँ मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। सही बात है, क्योंकि यहाँ एक गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन तो सही बात बोली गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें दे रखा है, पीयूष ग्रंथि का उद्गम भ्रूण के एक्टोडर्म द्वारा होता है। सही बात है, पीयूष ग्रंथि का उद्गम भ्रूण के एक्टोडर्म द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे ये भी कथन सही बात बोला गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत छोटी होती है। देखो, स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत छोटी होती है, यह हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पीयूष ग्रंथि स्त्रियों में छोटी होती है, लेकिन ये जब स्त्री गर्भावस्था में होती है तब यह बड़ी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे छोटी होती है ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे यही गलत कथन होगा, और हमें गलत कथन की पहचान करनी थी, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि स्त्रियों में पीयूष ग्रंथि छोटी नहीं बल्कि गर्भावस्था में बड़ी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे गलत कथन है, और हमें गलत कथन की पहचान करनी थी, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन दे रखा है, मानव में इसका व्यास लगभग 1.3 सेमी और वजन 0.5 ग्राम होता है। सही बात है, क्योंकि मानव में इसका वजन 0.5 ग्राम होता है, ये हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पे 0.5 ग्राम भी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करनी थी, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, और यदि सत्य कथन की पहचान करनी होती तब ए बी डी इसका राइट ऑप्शन होता। अब आगे हम बात करते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 85 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव के कारण मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, इसे कहते हैं। बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव के कारण मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बोनापन, बी ऑप्शन दे रखा है महाकायता, सी ऑप्शन दे रखा है अग्रातिकायता, और डी ऑप्शन दे रखा है सीमंडस रोग। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव के कारण मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे महाकायता कहते हैं, इसलिए महाकायता यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। महाकायता इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से महाकायता होती है, ना कि बोनापन, इसलिए बोनापन गलत ऑप्शन हो गया। अग्रातिकायता ये भी गलत ऑप्शन हो गया, सीमंडस रोग ये भी गलत ऑप्शन हो गया, और महाकायता इसका राइट ऑप्शन है। बोनापन कब होता है? तो बोनापन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यहाँ पे तो हार्मोन के अतिस्राव हो रहा है, तो हार्मोन के अतिस्राव से तो महाकायता होगा, और हार्मोन की कमी से बोनापन होगा। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि हार्मोन की कमी से व्यक्ति बोना हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो बोनापन कहते हैं। देखो, प्रश्न आपको किसी भी वे में पूछा जा सकता है, जैसे हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो बोनापन होता है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हार्मोनों की कमी से बोनापन होता है, और हार्मोनों के अतिस्राव से महाकायता होता है। और यहाँ पे
अग्रातिकायता, अग्रातिकायता ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि अग्रातिकायता वयस्कों में अतिस्राव के कारण अग्रातिकायता होता है। सीमंडस रोग ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि सीमंडस रोग पिट्यूटरी विफलता से सीमंडस रोग हो जाता है, इसलिए सीमंडस रोग भी गलत ऑप्शन है। महाकायता राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमें 86 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से जबड़ों की हड्डियां लंबी, गालों की अस्थियां उभरी हुई तथा हड्डियां लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, इस अवस्था को कहते हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है, यदि नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को वापस रिपीट करके मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से जबड़ों की हड्डियां लंबी, गालों की अस्थियां उभरी हुई और हड्डियां लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, इस अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बोनापन, बी ऑप्शन दे रखा है महाकायता, सी ऑप्शन दे रखा है अग्रातिकायता और डी ऑप्शन दे रखा है सीमंडस रोग। देखो, बोनापन किसे कहते हैं मैं अभी अभी बता चुका हूं, हार्मोनिक हार्मोनों की कमी के कारण बोनापन होता है, तो यहाँ पे बोनापन तो गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे महाकायता मैंने अभी अभी आपको बताया कि हार्मोनों के अतिस्राव से क्या होता है, महाकायता होता है, इसलिए महाकायता गलत। देखो, आप प्रत्येक शब्दों को ध्यानपूर्वक समझ रहे हो तब तो आप ऑप्शन को टिक कर लोगे, नहीं समझ रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बोनापन कैसे होता है, तो हार्मोनों की कमी के कारण बोनापन होता है। महाकायता कब होता है? हार्मोनों के अतिस्राव के कारण महाकायता होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें अग्रातिकायता दे रखा है, और अग्रातिकायता यहाँ पे हमें दे रखा है कि वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव। मैंने अभी अभी बताया था कि अग्रातिकायता कब होता है? वयस्कों में अतिस्राव के कारण होता है, और हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे वयस्क बोला गया है और यहाँ पे अतिस्राव दे रखा है। तो वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से जबड़ों की हड्डी लंबी, गालों की अस्थियां उभरी हुई और हड्डियां लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो अग्रातिकायता कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन सीमंडस रोग दे रखा है, इसलिए सीमंडस रोग इसका गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि वयस्क में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से अग्रातिकायता होती है, जिसमें चेहरा, जबड़े और हड्डियां चौड़ी हो जाती है और यहाँ हड्डी और उत्तक वृद्धि से संबंधित होते हैं, इसलिए अग्रातिकायता इसका राइट ऑप्शन है। मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुका था, 85 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था हार्मोनों के अतिस्राव से महाकायता होता है, हार्मोनों की कमी से बोनापन होता है, और वयस्कों में हार्मोनों के अतिस्राव से अग्रातिकायता होता है। और सीमंडस रोग किससे होता है? तो सीमंडस रोग पिट्यूटरी के विफल होने के कारण सीमंडस रोग होता है। तो यहाँ पे सीमंडस रोग भी गलत हो गया, बोनापन भी गलत हो गया और महाकायता भी गलत हो गया। अग्रातिकायता इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे वयस्क दे रखा है, यहाँ पे अतिस्राव दे रखा है, तो वयस्क में अतिस्राव हो रहा है तो अग्रातिकायता होगा। अब आगे देखते हैं, आगे 87 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 87 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा हार्मोन पुरुषों में वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन पुरुषों में वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है? कौन सा प्रेरित करता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पुटिका प्रेरक हार्मोन, बी ऑप्शन दे रखा है लुटिनाइजिंग हार्मोन, सी ऑप्शन दे रखा है थायराइड उत्तेजक हार्मोन और डी ऑप्शन दे रखा है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कौन सा हार्मोन पुरुषों में वृषण के अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है? कौन सा एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है? यहाँ पे हमें दे रखा है पुटिका प्रेरक हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन और मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो लुटिनाइजिंग हार्मोन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण की अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन स्रावित करता है, इसलिए यहाँ पे हमें यही बोला गया था कि एंड्रोजन का स्राव किससे होता है? तो एंड्रोजन का स्राव ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होता है, इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा? क्योंकि हम क्या जानते हैं, देखो नहीं समझ में आया मैं फिर से बोल रहा हूँ, वापिस समझिए। यहाँ पे हमें बोला गया था कि एंड्रोजन के स्राव के बारे में बोला गया है, तो हम जानते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण के अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन स्रावित करता है, इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें पुटिका प्रेरक हार्मोन दे रखा है, पुटिका प्रेरक हार्मोन गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पुटिका प्रेरक हार्मोन शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और यहाँ पे तो एंड्रोजन के स्राव के बारे में बात की गई है। यदि शुक्राणु के निर्माण की बात की जाती तब पुटिका प्रेरक हार्मोन हम राइट आंसर कर लेते, लेकिन शुक्राणु के निर्माण की बात कही नहीं गई है, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें दे रखा है
कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। थायराइड उत्तेजक हार्मोन क्या करता है? थायराइड हार्मोन का स्राव करता है, थायराइड का स्राव करता है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थायराइड उत्तेजक हार्मोन थायराइड का स्राव करता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन बोला गया है, और मेलानोसाइट हार्मोन प्रेरक हार्मोन यहाँ त्वचा के रंग को प्रभावित करता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे हमें बोला गया था एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। कौन एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है? तो लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। शुक्राणु निर्माण के से संबंधित बात की जाती तो पुटिका प्रेरक हार्मोन इसका राइट ऑप्शन हो जाता। त्वचा रंग को प्रभावित करने से संबंधित बात की जाती तब मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन इसका राइट ऑप्शन होता, और थायराइड हार्मोन से संबंधित बात की जाती तब थायराइड उत्तेजक हार्मोन इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन इनके बारे में बात नहीं की गई, केवल एंड्रोजन के स्राव की बात की गई है, इसलिए लुटिनाइजिंग हार्मोन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव के कारण डार्फिज्म वाले व्यक्ति प्रायः नपुंसक एवं बाज होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? देखो, वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव के कारण डार्फिज्म वाले व्यक्ति प्रायः नपुंसक एवं बाज होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एटिलियोसिस, बी ऑप्शन दे रखा है मिजेट्स, सी ऑप्शन दे रखा है इंटरमीडिएट, और डी ऑप्शन दे रखा है मूत्रलता। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव के कारण डार्फिज्म वाले व्यक्ति प्रायः नपुंसक एवं बाज होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? तो जिनको एटी एटिलियोसिस कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृद्धि हार्मोन की कमी से डार्फिज्म में एटिलियोसिस होता है, जिसमें व्यक्ति बौना और प्राय नपुंसक होता है, इसलिए यहाँ पे नपुंसक से संबंधित बात की गई थी, इसलिए एटिलियोसिस इसका राइट ऑप्शन होगा। मिजेट्स मिजेट्स गलत ऑप्शन हो जाएगा, इंटरमीडिएट यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे मूत्रलता यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। एंटिलियोसिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 89 के नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 89 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है स्त्रियों में अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? देखो, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पुटिका प्रेरक हार्मोन, बी ऑप्शन दे रखा है लुटिनाइजिंग हार्मोन, सी ऑप्शन दे रखा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और डी ऑप्शन दे रखा है वेसोप्रेसिन हार्मोन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? स्त्रियों में अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? तो लुटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरित करता है, इसलिए लुटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लुटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है, इसलिए लुटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। लुटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे पुटिका प्रेरक हार्मोन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पुटिका प्रेरक हार्मोन पुटिका परिपक्व में मदद करता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन किस में मदद करता है? तो पुटिका प्रेरक हार्मोन पुटिका परिपक्व में मदद करता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमें यहाँ पे बात की गई थी अंडोत्सर्ग के बारे में, कि अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है, तो कौन प्रेरित करता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरित करता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें दे रखा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और वेसोप्रेसिन हार्मोन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वेसोप्रेसिन हार्मोन जल नियमन का कार्य करता है, इसलिए वेसोप्रेसिन हार्मोन भी गलत ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 90 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें दे रखा है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने में सहायक हार्मोन है। गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है इंसुलिन, बी ऑप्शन हमें दे रखा है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन दे रखा है एस्ट्रोजन, और डी ऑप्शन दे रखा है फिरोमोन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने में सहायक हार्मोन है। इंसुलिन इसका राइट ऑप्शन होगा, या फिर थायरोक्सिन होगा, एस्ट्रोजन होगा, या फिर फिरोमोन होगा। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन होगा फिरोमोन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फिरोमोन गंध द्वारा साथी को आकर्षित करते हैं, इसलिए फिरोमोन इसका राइट ऑप्शन है। इंसुलिन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, थायरोक्सिन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और एस्ट्रोजन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये जंतु हार्मोन है, इसलिए यहाँ पे या इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे फिरोमोन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि फिरोमोन एक बाह्य स्रावी हार्मोन होता है, और यहाँ गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, इसलिए फिरोमोन इसका राइट ऑप्शन है। और इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये जंतु हार्मोन होते हैं, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।